पिछली बार हमने अफोरिज्म 109 तक आई गेस पढ़ा था। 111 तो हमने 110 भी डिस्कस नहीं किया था। 109 तक हमने कवर किया था। 109 अफोरिज्म तक किसी को कोई डाउट है जो हमने डिस्कस किया था? एक बार हम उसके जो ब्रेकअप्स मैंने भेजे हैं वो आप देख लीजिएगा, मैंने ग्रुप पे भेज दिए हैं। ब्रेकअप्स से एक बार हम रिवाइज करते हैं और फिर आज के टॉपिक पे आएंगे। आज का टॉपिक थोड़ा शॉर्ट है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन से रिलेटेबल है, और फिर नेक्स्ट डे जो कि कल है संडे को हम लोग इसके बाकी के अफोरिज्म्स कवर करेंगे। सबसे पहले 105 और 106 अफोरिज्म्स जो हैं, एक सेकेंड, 105 और 106 अफोरिज्म में हमने हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग के बारे में बात करना स्टार्ट करी थी, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन फार्मेकोलॉजी भी कहते हैं। उसमें हमने देखा था कि कैसे हनीमैन जो अपना एसे था लेसर राइटिंग में जो उन्होंने लिखा था 1796 में, कैसे हनीमैन इस कॉन्सेप्ट पे, इस थॉट प्रोसेस पे आए थे और क्या क्या चीजें थी जिनको फिल्टर आउट करके हनीमैन इस प्रोसेस पे आए थे। और इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस अपने आप में इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हनीमैन ने हर चीज ट्राई करी थी, उसको देखा था, परखा था, उसके बाद इस चीज पे आए थे। तो 105 और 106 अफोरिज्म में क्या कहते हैं हनीमैन? इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन व्हिच इज पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ ऑल मेडिसिन ऑन हेल्दी पीपल मस्ट बी नोन। और हमने पढ़ा था कि जो पैथोजेनेटिक इफेक्ट की बात हो रही है, ये वही बात हो रही है कि जो डिजीज वो प्रोड्यूस करेगा वही डिजीज वो ठीक करेगा। ये कॉन्सेप्ट हनीमैन ने दिया था, 1796 की बात है ये। अब आगे के अफोरिज्म्स में आते हैं तो 107 अफोरिज्म में हनीमैन प्रूविंग ऑन सिक इंडिविजुअल पे बात करते हैं कि यहां पर हमने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि देखिए हेल्दी इंडिविजुअल पे प्रूव करना चाहिए, तो सिक पे क्यों नहीं करना चाहिए, इसको हनीमैन यहां पर कोट करते हैं कि जब सिक पे आप प्रूव करने जाओगे तो जो मेडिसिन आप दोगे उसके सिम्टम प्लस जो डिजीज वो पहले से सफर कर रहा है उसके सिम्टम दोनों मिक्स हो जाएंगे, और अगर मिक्स होके आएंगे तो आपको ट्रू इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन नहीं पता चलेगा। फिर हनीमैन अफोरिज्म 108 में बताते हैं कि आप सिक पे नहीं देना है तो हेल्दी में कैसे दोगे, किसको दोगे, कितनी मात्रा में दोगे। प्रूविंग ऑन हेल्दी इंडिविजुअल एडमिनिस्टर सिंगल मेडिसिन on healthy persons in moderate doses, not in very small doses, not in very crude form or very high doses, in moderate doses. Ascertain the alteration, signs and symptoms produced by the medicine, और वही आपको क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन बताएगी। और इसके फुटनोट में, अफोरिज्म के फुटनोट में हनीमैन बताते हैं कि मेरे से पहले अगर कोई था जिसने 2500 सालों में, हनीमैन कहते हैं 2500 सालों में एक ही इंसान रहा है मेरे से पहले जिसने इसके बारे में सोचा है, हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग के बारे में, और वो इंसान है एल्ब्रेट वॉन हेलर। फिर अफोरिज्म 109 पे आते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ प्रूविंग, हनीमैन कहता है मैं कर रहा हूं यहां पर, और फ्रेगमेंटा डी विरिबिस में मैंने इसको लिखा है सबसे पहले, मटीना मेडिका प्यूरा में लिखा है और क्रोनिक डिजीज में लिखा है। ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग आपको मिलेगी कहीं पे पूरे वर्ल्ड में, तो वो मिलेगी आपको सबसे पहले हनीमैन की फ्रेगमेंटा डी विरिबिस में, फिर मेडिका मेडिका प्यूरा में, और फिर क्रोनिक डिजीज में। अब हम आज अफोरिज्म 110 से कंटिन्यू करेंगे। अब अफोरिज्म 110 को अगर बेसिक समझना है तो इसमें हनीमैन बस इतना कह रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड्स ऑफ पॉइजनिंग ऑफ मेडिसिन, ये जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, ये जो आप पढ़ते आते हो ना कि हाँ अगर मटीरिया मेडिका प्यूरा आप खोल के देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि ये वाली सिम्टम जो है ये यहां से इसकी बुक से उठाया गया है, ये वाला सिम्टम इसको यहां से उठाया गया है। तो उनकी बुक्स में कैसे लिखे हुए हैं? वो दो तीन तरीके से लिखे हुए हैं, या तो वो एक्सीडेंटल प्रूविंग में आए हैं, या तो किसी दवाई का पॉइजनस इफेक्ट किसी ने नोट डाउन किया है, और हनीमैन ने उसी एक्सीडेंटल प्रूविंग को, उसी पॉइजनस इफेक्ट को उठा के अपनी मटीरिया मेडिका में डाला है। क्यों? क्योंकि हनीमैन कहता है कि उनको ये तब रियलाइजेशन नहीं था कि ये जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअल में होम्योपैथिक इंडिकेशन डिपिक्ट कर रहा है। हनीमैन ने यहां पर लिखा है कि सिमिलर टू द प्रूविंग ऑन हेल्दी इंडिविजुअल, वो दे रहे थे, वो सिम्टम्स आ रहे थे, वो एक्सीडेंटल थे, वो पॉइजनस इफेक्ट थे, पर क्योंकि वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए वो चीज क्योर भी करेंगे, ये पावर भी रखते हैं वो। इसीलिए अगर इस अफोरिज्म में आप आओगे तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है
I saw, moreover, that the morbid lesions which previous authors had observed to result from medicinal substance when taken into the stomach of healthy person, either in large doses or given by mistake or in order to produce death in themselves or other. अब इस पे आप ध्यान दो, दे वो भी हेल्दी पे ही रहे हैं, पर 2-3 गलतियों से दे रहे थे। हम क्या, हम मॉडरेट डोज में दे रहे हैं, वो लार्ज डोज में दे रहे हैं। हम मॉडरेट डोज में दे रहे हैं किसी पे प्रूफ करने के लिए, वो किसी के अंदर डेथ प्रोड्यूस करने के लिए या खुद को मारने के लिए यूज कर रहे हैं। होमिसाइडल या सुसाइडल दोनों यूज करते थे वो लोग। और अंडर अदर सर्कमस्टांसेस या किसी और सर्कमस्टेंस में हो सकता है कि हेल्दी ह्यूमन पे किसी तरीके से गलती से प्रूव हो गई हो। Accorded very much with my observations when experimenting with the same substance on myself and other healthy individual. अब वो दोनों पहलुओं को मिला रहा है कि ये जो पहले लोग गलती से कर रहे थे किसी को मारने के लिए या खुद को मारने के लिए या गलती से, ये बहुत ज्यादा मिलते हैं इस पहलू से जो मैं कर रहा हूं, हेल्दी इंडिविजुअल्स पे ड्रग प्रूविंग। और ये दोनों जो मिलते हैं ना, ये इसी वजह से मैंने अपनी मटीरिया मेडिका जो लिखी है उसमें इस पॉइजनिंग के सिम्टम को मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। These authors give details of what occurred as histories of poisoning and as proofs of the pernicious effect of these powerful substances, chiefly in order to warn others from their use. ज्यादातर ये क्यों लिखा उन्होंने कि आने वाली जनरेशन ये रियलाइज करे कि देखो इस सब्सटेंस में ये चीज पॉइजनस है, इसको इतनी मात्रा में मत लो, इसको इस तरीके से मत खाओ। पर हनीमैन कहता है उनको ये नहीं पता था, ये बताना तो जरूरी था, पर यह भी बताना जरूरी था कि इससे क्या ठीक हो सकता है। Partly also for the sake of exalting their own skill when under the use of the remedy they employed to combat these dangerous accidents, health gradually returned, but partly also when the person so affected died under their treatment in order to seek their own justification in the dangerous character of this substance which they termed poison. हनीमैन यहाँ पर कह रहा है कि उस जमाने में जो एक्सीडेंटल प्रूविंग वगैरह ये जो भी जो होती थी, ये बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे। कभी कभार फिजिशियन ने ही दे दी, अब उसको ही, क्योंकि देखो पहले हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग तो हुई नहीं, किसी सब्सटेंस को दे के देखा नहीं गया कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है। एक फ्लूक चल रहा था, एक हाइपोथेटिकल चीज चल रही थी कि बाहरी देखा, अच्छा ये प्लांट इस तरीके का दिखता है तो इस बीमारी में ठीक करेगा, दे के देखते हैं, दे के देखा, अब वहां पर पर्सन की डेथ हो गई। तो अब उन्होंने अपनी मटीरिया मेडिका में क्या लिखा, दिस प्लांट कॉजेज दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स एंड डोंट टेक इन दीज, मतलब इस अमाउंट में, इस क्वांटिटी में इसको मत लो। पर आपको ये नहीं रियलाइज हो रहा है कि इस तरीके से आप इंसान की जिंदगी के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। और हनीमैन वही कह रहा है कि ये सारे रीजंस थे उस जमाने में जिस वजह से मैंने आगे जाके हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग को ज्यादा फोकस करा। वो कहते हैं, none of these observers ever dreamed that the symptoms they recorded merely as proofs of the noxious and poisonous character of these substances were sure revelations of the power of these drugs to extinguish curatively similar symptoms occurring in natural disease. वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, उनको ये रियलाइजेशन ही नहीं थी कि ये जो पॉइजन बता रहे हैं वो एक्चुअल में उसकी मेडिसिनल वर्च्यू बता रहे हैं। ये कोरिलेशन ही नहीं था उनके दिमाग में, that these their pathogenetic phenomena were intimations, intimation मतलब indication, hints of their homeopathic curative action, and that the only possible way to ascertain their medicinal power is to observe those changes of health medicines are capable of producing in the healthy individual. आप एक ही तरीके से उसको देख सकते हो, पिछला जो हुआ उसको छोड़ दो, उसको हमने इंपॉर्टेंस दे दी, उसको हमने नोट डाउन कर लिया, पर अब एक ही तरीका है जिससे आप देख सकते हो, दैट इज हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग। लास्ट में हनीमैन एक लाइन कहते हैं, until now has consisted solely of false conjecture। वो मटीरिया मेडिका की बात कर रहे हैं। देखो, प्योर मटीरिया मेडिका which from the earliest time until now has consisted solely of false conjecture, fiction of the imagination, that is to say they did not exist at all। अब तक जितनी मटीरिया मेडिका बनाई गई हैं या तो वो फॉल्स कंजेक्चर्स पे बेस्ड है, फॉल्स थिंकिंग पे, फॉल्स थॉट्स पे बेस्ड है, या तो वो एक फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन है
बस बाहरी चीजों को देखा, उसके बारे में सोचा, कुछ लिखा और बना दिया। और इसका मतलब एक ही है कि जो है पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उसका कोई बेस नहीं है, वो रैशनल नहीं है, दैट इज वेरी इरैशनल इन देयर कोर। और अब ये जो मैं मटीरिया मेडिका प्यूरा में, क्रोनिक डिजीज में, फ्रेगमेंटा में लिखूंगा, दिस इज द ओनली प्योर मटीरिया मेडिका। और शायद इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि हनीमैन ने अपनी पहली मटीरिया मेडिका जब लिखी अपनी प्योर फॉर्म में ज्यादा मेडिसिन के साथ, तो उसका नाम ही रखा मटीरिया मेडिका प्योरा। यहां पर वो एक चैप्टर आपको पढ़ने को बोलते हैं मटीरिया मेडिका प्यूरा थे, जिसका नाम है एग्जामिनेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द ऑर्डिनरी मटीरिया मेडिका। ये अगर आप अपनी मटीरिया मेडिका की प्यूरा अगर आपके पास है, उसमें शुरुआत में ये चैप्टर दिया हुआ है। ये बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है उसी 1796 के आर्टिकल से जो मैंने आपको रेफरेंस करने को बोला था। इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को यहां पर इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो मैं इसको यहां पर इंक्लूड करता। एक बार इस आर्टिकल से आप गो थ्रू करिएगा, आपको हनीमैन इसमें यही बताते दिखेंगे कि जो ये लाइन लिखी है ना कि पहले की मटीरिया मेडिका कैसी होती थी, इसके ऊपर फोकस करके उन्होंने बताया है कि देखो कि पहले की मटीरिया मेडिका में किस तरीके से सिम्टम लिखे जाते थे और कितने अनइम्पॉर्टेंट या अनरीजनेबल और हमारे काम के नहीं थे। इस पे फोकस करके उन्होंने ये बात बताई हुई है, तो आप इसको पढ़िएगा। अगर आपको इसमें कोई परेशानी लगती है, आर्टिकल में नहीं समझ में आता, देन आई विल डिस्कस दिस आर्टिकल इन द क्लास। अफोरिज्म 110 हमारा हो गया। अब हम अफोरिज्म 111 में आते हैं। अफोरिज्म 111 में हनीमैन क्या कहते हैं? द अग्रीमेंट ऑफ माई ऑब्जर्वेशन ऑन द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन विद दीज ओल्डर वन। अच्छा, अब यहां पर वही चीज, अब आपको उन्होंने पुराने वाले का जस्टिफिकेशन दिया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर लिखा है हनीमैन ने तो आप तो क्वेश्चन करोगे, जब आपने अपनी ही प्रूव करना था तो आपने पुराने क्यों उठाए? तो यहाँ 110 में उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि क्यों उठाए मैंने। क्यों? क्योंकि वो सिमिलैरिटी रखते हैं, मेरी जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उससे सिमिलर है वो कुछ मामलों में। अब यहां पर वो बता रहे हैं कि ये कंजॉइंट एफर्ट है दोनों साइड का, जिसको उठा के हमें अपनी मटीरिया मेडिका बनानी है। हनीमैन की अपनी ऑब्जर्वेशन और ओल्ड एक्सीडेंटल पॉइजनस इफेक्ट को, दोनों के अकाउंट को इकट्ठा करो, और जो इधर उधर से थोड़े मोरे इंडिकेशन मिल रहे हैं उसको इकट्ठा करो, अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इटर्नल लॉज ऑफ नेचर उसको अप्लाई करो, और फिर जो मिलेगा ना, वी गेट रिलायबल डिजीज सिम्टम ईच अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेक्यूलियर नेचर, वो होगी हमारी प्योर मटीरिया मेडिका। ऑल्दो दे वर रिकॉर्डेड विदाउट रेफरेंस टू एनी थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट, पहले वाले की बात है, एंड द वेरी कंकॉर्डेंस ऑफ दीज अकाउंट्स विद अदर्स ऑफ द सेम काइंड बाय डिफरेंट ऑथर, उस तरीके की चीजें के साथ और जो चीजें मिल रही थी उस जमाने में जो ऑथर्स लिख के गए थे उनको मिलाओ। मस्ट easily convince us that medicinal substance act in the morbid changes they produce in the healthy human body according to fixed eternal laws of nature, and by virtue of these are enabled to produce certain reliable disease symptoms each according to its own peculiar character। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ब्रेक करके बता दी है। और इसमें सवाल जब आता है, अगर इसमें आपको क्वेश्चन करा जाता है कि ड्रग प्रूविंग के ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखेंगे, तो आप इन सारी चीजों को वहां मेंशन करिएगा कि क्या हनीमैन की थॉट प्रोसेस थी। आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है वहां पर 20 नंबर में, तो आप रिलेट करिए, आप हाईलाइट करिए उस एस्से ऑन न्यू प्रिंसिपल को, आप हाईलाइट करिए उसके कुछ की पॉइंट्स को, फिर आप हाईलाइट करिए कि एंड में उसने ड्रग प्रूविंग की बात करी, फिर हाईलाइट करिए कि हर अफोरिज्म में हनीमैन बोलना क्या चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, क्यों पुराने सिम्टम्स को उन्होंने उठाया। आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि क्यों हनीमैन ने ओल्ड सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस दिया जो एक्सीडेंट से प्रूव हुए थे या जो पॉइजनस थे, तो आप यहां पर उसका जवाब देंगे क्यों दिया, क्योंकि सिमिलैरिटी पोजेस करते थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा, आप लोग सेकेंड ईयर में ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, कोई मेरे को ये बताएगा कि ये क्या है इनिशियल काउंटर एक्शन की जो हम बात करते हैं होम्योपैथी में, ये एक बार कोई भी आप में से बताएगा कि व्हाट इज प्राइमरी एक्शन, व्हाट इज सेकेंडरी एक्शन, किस बारे में यहाँ बात हो रही है?
जितना भी आपको पता है उतना बताइए। सर प्राइमरी एक्शन जो है वो कॉन्जॉइंट एक्शन रहता है वाइटल फोर्स और मेडिसिन दोनों का, जो वाइटल फोर्स पे एक्ट करता है। और वाइटल जो फोर्स सेकेंडरी पे एक्शन एक्ट करता है। जो मेडिसिन का रहता है, मैक्सिमम पार्ट जो है हम्म। प्राइमरी एक्शन में वो मेडिसिन का रहता है। ठीक और है। सेकेंडरी एक्शन जो है, जो प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट वाइटल फोर्स रिएक्ट करता है, उसे सेकेंडरी एक्शन कहते हैं। ठीक है। सेकेंडरी एक्शन एक ही तरीके का होता है या दो तरीके का हो सकता है? सर दो तरीके का रहता है। कौन कौन से? सर एक तो क्यूरेटिव रहता है और एक काउंटर। और हमारा होम्योपैथिक वे में कौन सा रहता है? सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। एकदम सही। यहाँ पर जब प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन की बात होती है ना, तो जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया, प्राइमरी एक्शन जो है तब वाइटल फोर्स एक रिसेप्टिव काइंड ऑफ स्टेट में है, एक पैसिव स्टेट में है, तब एक्शन मेडिसिन का मेजरली हो रहा है। आपने किसी को मेडिसिन खिलाई, उसके अंदर वो मेडिसिन गई, अब वो वाइटल फोर्स पे एक्ट कर रही है। वाइटल फोर्स इज नॉट रिएक्टिंग राइट नाउ, उसके ऊपर एक्ट कर रही है और वो रिसीव कर रही है, एम्बाइब कर रही है उसके इफेक्ट को। और जब इसको एम्बाइब कर लिया, अब एम्बाइब करने के बाद जब ये सेकेंडरी एक्शन देगी, उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है काउंटर और एक होता है क्यूरेटिव। अब वो डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन होम्योपैथिकली दे रहे हैं या किसी और तरीके से दे रहे हैं, कि काउंटर आएगा या क्यूरेटिव आएगा। अगर होम्योपैथिकली देते हैं तो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन आता है। तब जब मान लो मेरे को एक बीमारी है, ये मेरी वाइटल फोर्स है जो कि डिरेंज्ड है, ठीक है, अब डिरेंज्ड है, अब ये मेरा मेडिसिन मैंने इसको दी, इसने इस मेडिसिन के इफेक्ट को इम्बाइब किया, रिसीव करा वाइटल फोर्स ने, फिर इसने उतना ही वापस में दिया, उतना ही थ्रेशोल्ड में इंक्रीज किया जितना नेसेसरी था उस डिजीज को हटाने के लिए। जब दे दिया उतना वापस कर दिया, डिजीज हट गई, तो ये अपने आप अपने नॉर्मल स्टेट में, जब इस मेडिसिन का इफेक्ट चला जाएगा, ये अपने आप अपने नॉर्मल वर्किंग स्टेट में वापस आ जाती है, जो कि हमारा नेचुरल थेरेप्यूटिक लॉ भी कहता है। चलो ये प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन हमने पढ़ा था 62 आई थिंक 63 से आगे 67 66 अफॉरिजम्स में हम पढ़ते हैं। इसका ड्रग प्रूविंग से क्या इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकेगा कि इस बारे में हमें ड्रग प्रूविंग में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? हमें एक्शन जानना था, ये हमने वर्किंग समझनी थी, ये तो हमने समझ ली, इनिशियल एक्शन, काउंटर एक्शन, क्यूरेटिव एक्शन सब पता कर लिया। ड्रग प्रूविंग में इसका क्या रोल है, या क्यों जानना है मैं ड्रग प्रूविंग में ये कॉन्सेप्ट? किसी के पास कोई भी आंसर है इसका? चलो कोई नहीं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि जब हम दवाइयां देते हैं तो किसी एक प्रकार की दवाई हम नहीं देते हैं। हम दवाई देते हैं जो कि प्लांट से भी बनती है, हम दवाई देते हैं जो कि मिनरल से भी बनती है, हम दवाई देते हैं जो कि एनिमल प्रोडक्ट या फिर डिजीज प्रोडक्ट या फिर हेल्दी ह्यूमन प्रोडक्ट से भी बनती है। तो हर किसी का एक्शन अलग भी हो सकता है। खासकर यहां पर आगे आप अफोरिज्म में पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन वहां पर बताया हुआ है एनएमएन ने, किस तरीके के सब्सटेंसेस का एक्शन डिफर करता है। तो यही एक्शन, और आपको प्रूविंग के टाइम पे कौन सा एक्शन को नोट डाउन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंस यहां पर हनीमैन आपको जताएंगे कि आपने प्रूविंग करने जा रहे हो, आप पेशेंट में दे रहे हो, तब आप ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपने इजी समझ लिया, पर जब आप प्रूविंग करने जा रहे हो, और उस जमाने के लोगों को हनीमैन कहता था कि प्रूव करो, खुद बनाओ दवाई और खुद बना के खुद मैन्युफैक्चर करके खुद दो, हनीमैन तो ये कहते थे उस समय पे। तो तब के लिए ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्यों, कैसे, कहां पर कितना देना है, और किस तरीके का रिएक्शन हमें ऑब्जर्व करना है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, और कैसे सब्सटेंस में क्या रिएक्शन आएगा, ये नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक कुछ की पॉइंट्स है इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर हम इसके अफोरिज्म्स डिस्कस करेंगे। Hahnemann observed the following facts regarding the action of drugs in relation to their specificity and the varying doses in which they are administered in the healthy human being. Administration of drug in excessively large doses leads to the production of certain symptoms during the initial stage,
which are followed later by symptoms which were of the exactly opposite nature. अब यहाँ पर कुछ चीजें आप ध्यान दीजिए, एक्सेसिवली लार्ज डोजेस में दे रहे हैं। हमारी हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग क्या एक्सेसिवली लार्ज डोजेस में होती है? नहीं होती, मॉडरेट डोजेस में होती है। हमने पहले पढ़ा है एफोरिज्म्स में, वी आर गिविंग मेडिसिन इन मॉडरेट डोजेस। आपको याद होगा यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये यहाँ पर एक्सेसिवली लार्ज एक्सेसिवली स्मॉल नहीं, मॉडरेट डोज लिखा है हनीमैन में। तो ये हमारी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग की यहाँ पर बात नहीं हो रही है जब मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये वो बात बता रहे हैं कि अगर लार्ज डोजेस में दोगे तो एक प्राइमरी एक्शन आएगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग काउंटर एक्शन आएगा, एक सेकेंडरी एक्शन जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ सिम्टम्स कंस्टिट्यूट द प्राइमरी एक्शन, that is the proper action of the medicine on the vital force, and of the following set of symptoms are the reaction of the vital force of the organism and constitute its secondary action. ये काइंड ऑफ जो एग्जांपल्स आप 60 वाले अफोरिज्म्स में पढ़ते थे ना, कि अगर हाथ को पानी में डाला गर्म पानी में बहुत देर तक तो बाहर निकालोगे तो एकदम अपोजिट थोड़ी देर बाद एकदम ठंडा वाला जो एक्शन आता है वो आएगा। तो ये काइंड ऑफ वही दिखा रहा है, उस तरीके की चीजों को डिपिक्ट कर रहा है। यहीं पर दूसरा आता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन मॉडरेट डोजेस। जब मॉडरेट डोजेस की बात होती है तो तब क्या हनीमैन कहते हैं, डज सेल्डम और हार्डली एवर प्रोड्यूस द लीस्ट ट्रेस ऑफ सेकेंडरी एक्शन। जब आप किसी को मॉडरेट डोजेस में हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग में दवाई दे रहे हो तब बहुत ही कम ऐसा हुआ है और बहुत ही हार्डली ऐसा होता है कि सेकेंडरी एक्शन आपको देखने को मिले। तो जो भी सिम्टमेटोलॉजी आप नोट डाउन कर रहे हो, दैट इज ओनली द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन। वी ऑब्जर्व ओनली देयर प्राइमरी एक्शन, दैट इज दोज सिम्टम्स वेयर विद द मेडिसिन डिरेंजेस द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड डेवलप्स इन हिम अ मॉर्बिड स्टेट ऑफ लॉन्गर और शॉर्टर ड्यूरेशन। अब यहां पर आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर आप मटीरिया मेडिका प्यूरा, मैं चाहूंगा आप लोग, अगर आपके पास नहीं होगी अभी थर्ड ईयर में, तो आप एक बार लाइब्रेरीज में जाके अपने चेक करिए। मटीरिया मेडिका प्यूरा में कोई भी दवाई उठाइए और एंड में, खासकर माइंड के एंड के सिम्टम्स में कभी कभार हनीमैन लिखते थे। आप देखिएगा कभी कभार उन्होंने एक सिम्टम लिखा हुआ है और नीचे फुटनोट में लिखा हुआ है उसके सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। कुछ कुछ मेडिसिन में कुछ कुछ सिम्टम में ही मिलेगा आपको, क्योंकि ज्यादातर जो उन्होंने सिम्टम लिखे हैं ना, जो माइंड के सिम्टम लिखे हैं वहां पर, वो लिखे हैं प्राइमरी एक्शन के, कि ये ऐसा होगा, गुस्से में होगा, यहां पर होगा, ग्रीफ में होगा, इसमें होगा, उसमें होगा। कभी कभार एक ऐसा उन्होंने सिम्टम लिखा हुआ है जैसे कि he will be very docile, he will be very happy, he will be very merry, he will be sitting very quietly। और आपको हैरानी होगी तो फिर हम इस चीज को सिम्टोमेटोलॉजी में क्यों लेंगे? तो हनीमैन ने वहां स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, दिस इज द सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जब इस तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी में जो प्राइमरी एक्शन में है आप दोगे, तो जब आप दवाई दे लोगे तो इस तरीके का रिएक्शन आना चाहिए जो पेशेंट में है। तो वो उस चीज को वहां पर डिपिक्ट कर रहे हैं। बेसिक बात हमें क्या समझनी है कि हम जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे ड्रग प्रूविंग करते हैं, मॉडरेट डोजेस में करते हैं, तो वी आर नोटिंग द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन, नॉट द सेकेंडरी एक्शन। अब इसी में एक बात हनीमैन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन स्मॉल डोजेस डज नेवर प्रोड्यूस सेकेंडरी एक्शन। अगर मॉडरेट में ही सेकेंडरी एक्शन कभी कभार हार्डली आ रहा है, तो स्मॉल में तो ऑब्वियस सी बात है एकदम ही नहीं आएगा। In the homeopathic curative operation, the living organism reacts from these only so much as a requisite to raise the health again to the normal healthy state। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि उतना ही वापस रिएक्ट करता है जितना उसको हेल्दी स्टेट में लाने के लिए जरूरत है, उससे ज्यादा एक्ट नहीं करता है। अब हनीमैन एक और चीज कहते हैं कि इन सारे कॉन्सेप्ट में एक एक्सेप्शन है, और वो एक एक्सेप्शन क्या है, नार्कोटिक मेडिसिन का। Even with moderate doses, the narcotic medicines have been observed to produce secondary action in the form of increased sensibility and a greater irritability। जब आप नार्कोटिक मेडिसिन को किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ड्रग प्रूविंग के लिए दोगे तो उसमें उल्टा होता है। उसमें जैसे बाकी मेडिसिन में प्राइमरी एक्शन आता है, सेकेंडरी फिर काउंटर आएगा। प्राइमरी एक्शन मेन है नोट डाउन करने के लिए। जो
नार्कोटिक मेडिसिन होती है ना, उसमें प्राइमरी एक्शन में बहुत ज्यादा कम, डिक्रीज इंसेंसिबिलिटी, डिक्रीज इरिटेबिलिटी, एकदम डाउन हो जाता है पेशेंट। वापस जो सेकेंडरी एक्शन आते हैं ना, उसमें आता है इंक्रीज्ड सेंसिबिलिटी और इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी। एकदम अपोजिट वे में नार्कोटिक मेडिसिन एक्ट करती हैं हमारी बॉडी में। इसीलिए हनीमैन ने यहां पर एक एक्सेप्शन करके उनको एक्सप्लेन करा हुआ है। अब इसको अफोरिज्म्स के थ्रू समझिए। In those older prescription of the often dangerous effect of medicine ingested in excessively large doses, we notice certain states that were produced not at the commencement but towards the termination of these sad events, which were of an exactly opposite nature to those that first appeared. अब यहां पर मेन बात क्या है? यहां पर मेन बात कर रहा है आपको, फिर मैं बताऊंगा, एक्सेसिवली लार्ज डोजेस की यहां बात हो रही है, मॉडरेट डोजेस की यहां बात नहीं कर रहा है। तब ये कह रहा है कि एंड में एकदम अपोजिट टाइप के रिएक्शन आते थे। These symptoms that very reverse of the primary action or proper action of the medicine on the vital force are the reaction of the vital force of the organism, its secondary action, of which however there is seldom or hardly ever the least trace from experiments with moderate doses. अब देखिए वो कह रहे हैं कि ये जो आपको यहाँ लार्ज डोज में मिल रहा है, अगर आप वो मॉडरेट में दोगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, बहुत हार्डली होगा कि ऐसा चीज मिले आपको। एंड फ्रॉम स्मॉल डोजेस नन व्हाटएवर, वही चीज छोटे डोज में दोगे तो एकदम ही नहीं मिलेगी, मॉडरेट में दोगे तो एक चांस भी है एक बार को आने का। In the homeopathic curative operation, the living organism reacts from these only so much is requisite to raise the health again to the normal healthy state. अब 113 में हनीमैन क्या कहता है? The only exceptions to this are the narcotic medicines, as they in their primary action take away sometimes the sensibility and sensation, sometimes the irritability. वही चीज जहां पर वहां पर वो इंट्रोड्यूस करता है इरिटेबिलिटी को प्राइमरी एक्शन में, नार्कोटिक मेडिसिन में इंट्रोड्यूस करने के बजाय वो डिक्रीज हो जाती है और सेकेंडरी एक्शन में वो इंक्रीज होके आती हैं। इट फ्रीक्वेंटली हैपेंस दैट इन देयर सेकेंडरी एक्शन इवन फ्रॉम मॉडरेट एक्सपेरिमेंटल डोजेस, अब यहां पर लार्ज भी नहीं, वो बोल रहे हैं मॉडरेट में भी दोगे तब भी, एंड इंक्रीज्ड सेंसिबिलिटी एंड अ ग्रेटर इरिटेबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। With the exception of this narcotic substance, in experiments with moderate doses of medicine on healthy bodies, we observe only their primary action. That is, those symptoms wherewith the medicine deranges the health of the human being and develop in him a morbid state of longer or shorter duration. यहां पर अपने आप को कंफ्यूज मत करिए, ये नहीं कह रहा है कि नार्कोटिक मेडिसिन में हम प्राइमरी एक्शन नोट कर रहे हैं क्योंकि एक साथ लिख दिया है। तो आप वर्ड्स को सही से समझिए, वो पहले ही क्लियर कर दे रहा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस नार्कोटिक मेडिसिन। नार्कोटिक मेडिसिन को किनारे रख दो, अब दिमाग लगाओ इस अफोरिज्म में। इन एक्सपेरिमेंट्स विद मॉडरेट डोजेस ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी बॉडीज वी ऑब्जर्व ओनली देयर प्राइमरी एक्शन। हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइमरी एक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक एक्सेप्शन क्या है? नार्कोटिक मेडिसिन। Those symptoms wherewith the medicine deranges the health of the human being and develop in him a morbid state of longer or shorter duration. ये एक बेसिक चार्ट है, इसको आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं, ये मैं आपको भेज भी दूंगा इसका ब्रेकअप करके, और इससे आप इन तीनों अफोरिज्म्स को और इस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन एंड नार्कोटिक मेडिसिन का एक्शन ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि दो तरीके के एक्शन होते हैं जो हमने यहां पर डिस्कस किया। एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन वाइटल फोर्स, दैट कैन बी प्राइमरी, दैट कैन बी सेकेंडरी। होना ही होना है, प्राइमरी आएगा तो सेकेंडरी आना ही आना है। अब नार्कोटिक मेडिसिन में प्राइमरी एक्शन जो होता है वो सेंसिबिलिटी इरिटेबिलिटी ले जाता है, और सेकेंडरी एक्शन में जो कि परसेप्टेबल काउंटर एक्शन होता है उसमें इंक्रीज कर देता है। बाकी जितने भी तरीके के हैं एक्सेप्ट नार्कोटिक्स, जितने भी तरीके के हैं, सब में हमें क्या करना है? प्राइमरी एक्शन को ही ऑब्जर्व करना है। सिंपल, इतना समझना है हमें इन अफोरिज्म से, यहां पर यही नोट डाउन करना है, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आज के लास्ट अफोरिज्म्स पे आते हैं। अफोरिज्म 115 में एक कंफ्यूजिंग बात जो आपको लग सकती है, जो इंसान को देखने में ऐसा लगता है कि ये अपोजिट है, पर वो होते नहीं है।
Among these symptoms there occur in the case of some medicine. कुछ दवाइयों में ऐसा देखा गया है कि not a few which are partially or under certain condition directly opposite to other symptoms that have previously or subsequently appeared, but which are not therefore to be regarded as actual secondary symptoms. अब मैं आपको यहां पर एग्जांपल देना चाहूंगा. आपने सिम्टम पढ़ा है ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया किसी मेडिसिन में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है आपकी? यार एक दो मेडिसिन तो मैंने ही पढ़ाई है सेकेंड ईयर में. अगर आप ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन ऑफ डायरिया देखोगे या ऐसे कुछ सिम्टम, मैं सिम्टम का एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि ये जो सिम्टम है ना, कि अब कॉन्स्टिपेशन एक चीज है, डायरिया एकदम अपोजिट चीज है, दोनों ऑल्टरनेट कर रहा है. अब ये कैसे मिला प्रूविंग में? और ये कौन सा एक्शन हुआ? अगर मान लो पहले कॉन्स्टिपेशन है तो ये प्राइमरी हुआ, तो ये क्या डायरिया सेकेंडरी हुआ? लॉजिक तो यही कहता है. यहां इसी चीज को हनीमैन आपको यहां पर नोट डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हनीमैन ने जब कहा है कि वो प्राइमरी एक्शन को नोट डाउन करना है तो प्राइमरी ही करना है. यहां हनीमैन कह रहे हैं आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया मिल रहा है ये आपको दिख ऐसे रहा है कि ये सेकेंडरी एक्शन है, बट दिस इज नॉट द सेकेंडरी एक्शन, ये प्राइमरी एक्शन के ही एक पहलू है. आप कभी भी आपसे ये सवाल, ये वाइवा में क्वेश्चन होता है कि जो ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया है इसमें कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है, तो वहां आपका आंसर होना चाहिए ये प्राइमरी एक्शन का ही पार्ट है, इसमें सेकेंडरी एक्शन नहीं है. ये क्या बोल रहा है? बट विच आर नॉट देयरफॉर टू बी रिगार्डेड एज एक्चुअल सेकेंडरी एक्शन. आप उसको एक्चुअल सेकेंडरी एक्शन की तरह मत डिफाइन करिए, और द मियर रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, इसको वाइटल फोर्स के रिएक्शन की तरह मत डिफाइन करिए, जो कि हम सेकेंडरी एक्शन की डेफिनेशन बताते हैं. They only represent the alternating state of the various paroxysms of the primary action. ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली बात जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यहां पर, कि ये जो आपको ऑल्टरनेशंस मिल रही हैं, ड्रास्टिक ऑल्टरनेशंस मिल रही हैं सिम्टम में, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग सिम्टम कहते हैं. ये ऑल्टरनेटिंग सिम्टम जो है, this is the part of your primary action only, and that is why they are noted in your materia medica. They are not secondary action. So don't confuse these kind of symptoms with primary and secondary. They are all part of your primary action only, and इसी को हम कहते हैं, they are termed as alternating action of medicine. और ये कुछ कुछ दवाइयों में ही आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे ऐसा मिलता है आपको दवाइयों में कि एक स्टेट एकदम अपोजिट स्टेट, तो वो सेकेंडरी नहीं है, वो प्राइमरी एक्शन का ही ऑल्टरनेटिंग एक पैरोक्सिज्म है, एक पार्ट है. तो इससे कंफ्यूज मत करिएगा. तो क्या समझा कि ऑल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन होता है, और ये जो ऑल्टरनेटिंग स्टेट होती है ये प्राइमरी एक्शन का ही पार्ट है. नो मियर रिएक्शन ऑफ द सेकेंडरी एक्शन, दैट इज द एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स. सिंपल. और ये सवाल मेरे से भी किया गया है मेरे वाइवा में, और ये सवाल बहुत पूछते हैं वाइवा में, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है. सब लोग अगर कोई डायरेक्टली आपको बोलता है तो आपके दिमाग में आता है अच्छा डायरिया की अपोजिट स्टेट कॉन्स्टिपेशन होती है तो ये सेकेंडरी काउंटर एक्शन होगा. नहीं, अगर मेडिसिन में लिखा है, हनीमैन बोल गए हैं कि प्राइमरी एक्शन नोट डाउन करना है, तो वो प्राइमरी एक्शन ही है, उसका पैरोक्सिज्म है, ऑल्टरनेटिंग एक्शन है, दैट इज नॉट द सेकेंडरी एक्शन. इसको दिमाग में जरूर याद रखिएगा. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आप प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन को 60-67 वाले जो पार्ट है उसको भी पढ़ के आइए. उसमें से भी अगर आपको कोई डाउट हो या इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट हो, प्लीज सवाल करिए. जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, ऑर्गेनॉन जाके पढ़ेंगे नहीं, अलग अलग ट्रांसलेशंस नहीं पढ़ेंगे, ओराइली खरीद लीजिए, आप कुंजली खरीद लीजिए, और भी बीके सरकार की कमेंट्री पढ़िए, आर जोदार की डिक्शनरी ऑफ ऑर्गेनॉन पढ़िए. ये किताबें इतनी हैं यहाँ पर हमारे पास. सोर्स बुक्स पढ़िए, गाइड बुक्स अभी मत जाइए गाइड बुक्स पे, मैं यही कहूंगा आपसे, अगर आप मेरी मानेंगे तो. नागेंद्र बाबू, ए.के. दास, अभी इनसे मत पढ़िए, आप सोर्स बुक पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए.
एक बार यहाँ पर अगर बस गया ना तो कोई गाइड की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में लिखने के लिए, ऑर्गेनोन ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया अपने आप पेन चलने लगता है। तो इसको अपने आप से पढ़िए, इसको अपने आप से समझिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में पूछेगा, जो कि कल ही है। कल हम अफोरिज्म 116 से आगे, जो कि इडियोसिंक्रेसी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन टॉपिक भी है, हम इडियोसिंक्रेसी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप भेज दीजिएगा मेरे को ग्रुप।